तो स्टूडेंट स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं मैं आपके साथ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बस एक बार हिमानी बता दो, वर्ड फाइल आपके सामने आ गई है या नहीं आ गई है? यस और नो? यस सर। वेरी गुड, चलो जी लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखा है। सबसे पहले आज जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है जी। और जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा तो आप लोग वहां से दोबारा देख सकते हैं और सारी चीजें आप दोबारा से नोट कर सकते हैं। तो बिना कॉपी पेन के बैठना है, बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस सुनते चले जाओ। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने किसी भी एक्ट का नाम आता है ना, तो सबसे पहले उसका ईयर चेक करो। सबसे पहले क्या है, उसका ईयर चेक करो। 1872, अरे यार ये तो 1947, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था। सर कल ही तो आजाद हुआ था, नालायक है तू तो, ठीक है ना। 1947 में आजाद हो गया था, नालायक कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर क्या है, इंडिपेंडेंस लॉ है। इसका मतलब कि अगर बिफोर इंडिपेंडेंस है तो ये लॉ किसने बनाया होगा? ब्रिटिश ने। तो ये लॉ मतलब किसने बना दिया? अंग्रेजों ने ये लॉ बना दिया। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है वो 1950 में बनाया गया। भारत का संविधान कब बनाया गया? 1950 में। आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा बीच में यहाँ पे गैप है? बीच में यहाँ पे गैप है, क्या इस टाइम पीरियड में भी लॉ बने होंगे? क्या इस टाइम पीरियड के अंदर भी लॉ बने होंगे? तो आंसर इज यस, इस टाइम पीरियड के अंदर भी क्या बनाए गए? लॉ बनाए गए। अब जब इस टाइम पीरियड के अंदर लॉ बनाए गए तो वो लॉ स्टूडेंट किसने बनाए होंगे? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किसने वो लॉ बनाए होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग चैट बॉक्स में सही आंसर लिख रहे हो या गलत, ठीक है जी। तो चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हो कि वो लॉ किसने बनाए होंगे। देखते हैं एक बार चैट बॉक्स चेक करते हैं आपका और देखते हैं कि कौन सा बच्चा क्या आंसर बता रहा है। चैट बॉक्स में स्टूडेंट आप लिख सकते हो वो लॉ किसने बनाए होंगे। हाँ जी, वो लॉ किसने बनाए होंगे। चैट बॉक्स में आंसर ही नहीं आ रहा भाई, इतने बच्चों में एक बच्चे का आंसर नहीं है। वैसे सारी दुनिया ये कहती है, जो यूट्यूब के मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं ये लेक्चर, तो वो सारे कह रहे होंगे सर लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर आंसर गलत है। ये लॉ कहां से बने थे? प्रोविजनल असेंबली से। ये लॉ कहां से बनाए गए थे? प्रोविजनल असेंबली से बनाए गए थे। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे क्या थे? फ्रीडम फाइटर्स स्टूडेंट, उनकी एक असेंबली बनाई गई थी जिनको प्रोविजनल असेंबली बोला गया था। और बाद में इसे 1950 में इसे पार्लियामेंट का रूप दे दिया। प्रोविजनल असेंबली को बाद में किसका रूप दे दिया? पार्लियामेंट का रूप दे दिया। तो 1950 के बाद जो लॉ बने वो हमारे लेजिस्लेचर ने बनाए, वो पार्लियामेंट से बन के आए या स्टेट असेंबली से वो लॉ बन के आए हैं। तो प्रोविजनल असेंबली ने, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोविजनल असेंबली ने कौन से लॉ बनाए थे? सबसे पहले जो आप कोर्स कर रहे हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्ट बनाया था 1949। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या था? एक्ट बनाया था 1949। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, सीए का कोर्स कर रहे हैं आप, आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक्ट फ्रीडम फाइटर बना के गए, ठीक है जी। हमारा एक्ट कौन बना के गए? फ्रीडम फाइटर बना के गए। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कि सर ये जो 1872 है ये लॉ कब से एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो इस लॉ के एप्लीकेबल होने की आती है कि ये जो लॉ है ये कब से एप्लीकेबल हो गया था। तो किसी बच्चे को अगर पता हो तो प्लीज बताओ, चैट बॉक्स के अंदर प्लीज बताओ ये लॉ कब से एप्लीकेबल हो गया था। हाँ जी, ये लॉ कब से एप्लीकेबल हो गया था, प्लीज आप में से किसी भी बच्चे को पता हो ये लॉ कब से एप्लीकेबल हो गया था। आंसर नहीं आ रहा मेरे पास चैट बॉक्स के अंदर, थोड़ा सा स्लो चल रहे हो आप लोग, ठीक है जी। और ये लॉ कब से एप्लीकेबल हो गया था? अगर मैं सीए का मॉड्यूल, अगर मैं आपको सीए का मॉड्यूल चेक करवाऊं तो यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा हुआ है
ये हमारे सीए का मॉड्यूल है, तो क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि ये कब से एप्लीकेबल हो गया था? सर यहाँ पे तो कोई डेट नहीं लिखी हुई। अगर आप क्लियर कट देखोगे तो यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखी हुई है। मैं आपको सीएमए का मॉड्यूल दिखाता हूँ, मैं आपको सीएमए का मॉड्यूल दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर में आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। तो सीएमए के मॉड्यूल में स्टूडेंट, सीएमए के मॉड्यूल के अंदर वो डेट मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कई बार बच्चे कहते हैं सर आप सीए का मॉड्यूल दिखाते हो, आप सीएस का मॉड्यूल दिखा रहे हो, तो कुछ चीजें जो हर मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए मुझे दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे सीएमए के मॉड्यूल के अंदर 1 सितंबर देखो ये डेट साफ साफ लिखी हुई है 1872। सर हमें नहीं दिखाई दे रहा, शेयर कर देते हैं आपके साथ शेयर कर देते हैं स्क्रीन। ये रहा आपके लिए, ये आपके सामने हिमानी, आपके सामने 1 सितंबर 1872 आ गया। यस सर। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये जो एक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से इन्फोर्स हुआ है? हाँ जी 1 सितंबर 1872। बेटा एक एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और कहते हैं एक नंबर की कीमत सीए, सीएस और सीएमए में जो स्टूडेंट रह जाते हैं एक नंबर से, वो एक नंबर की कीमत जानते हैं, ठीक है ना? तो उनको पता है एक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने ये भी पढ़ लिया ये एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। ये एक्ट बनाया किसने? प्रोविजनल असेंबली ने ये एक्ट बनाया, वो भी हमें पता लग गया। फिर इंडिया का है तो आगे वर्ड लिखा ही हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पर ये इंडियन वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लॉ कौन बना के चला गया था? ब्रिटिश। अब देखो अब अगर कोई एक्ट बनता है जैसे कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट 2013, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा यहाँ पे लॉ की क्लास है तो हम लोग लॉ के एग्जाम्पल लेंगे, ये मूली गाजर वाले हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेते यहाँ पे, ठीक है ना? हम लोग यहाँ पे लॉ वाले एग्जाम्पल लेते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट बना हुआ है 2017। तो कहानी क्या समझ में आ रही है कि सर ये सब क्या है? यहाँ पे इंडियन वर्ड ने लिखा, जो ब्रिटिश बना के चले गए थे वहां पे इंडियन वर्ड लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश बना के चले गए थे वहां पे क्या वर्ड लिखा है? इंडियन। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये जो हमारा लॉ है ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। ये हमारा लॉ कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है? 4 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले अगर आप देखोगे जनरल प्रिंसिपल्स बताएं कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब कि ये जनरल प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि सारे लॉ के ऊपर, ऑल लॉज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको टोपा 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अगर मैं आज एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जब परचेज करते हैं तो मुझे बताओ क्या पे किया जाता है? सबसे पहले जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसका कहते हैं ना वो बयाना पे किया जाता है, जिसे अर्नेस्ट मनी भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो आप क्या करते हो? बयाना देते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी 50 लाख की है, आपने 2 लाख रुपए दे दिए, बयाना देके आप आ गए। आपके फादर बोलते हैं घर पे आके आज मैं एक प्रॉपर्टी बुक करके आ गया हूँ, ठीक है ना, उसका टोकन मनी में पे करके आ गया हूँ। तो वो हाँ जी हिमानी क्वेश्चन। गुड़िया के मैसेज आया सर, उसको क्लास में एंटर करिए। ठीक है, थैंक यू। मैं एंटर, ये लो जी। तो गुड़िया वेलकम, वेरी गुड बेटा, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं छूटा आपका। कहाँ है हम? ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पे गुड़िया माइक ऑफ कर लो बेटा प्लीज अपना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात कर रहे थे कि हमारे फादर ने टोकन मनी पे कर दिया, मतलब कि अर्नेस्ट मनी दे दिया, बयाना देके आ गए, एक उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली। पर अभी खरीदी थोड़ी ना है, प्रॉपर्टी 50 लाख की है। प्रॉपर्टी कितने की है? 50 लाख की प्रॉपर्टी है।
और वो कितना पैसा दे के आए हैं, बस 2 लाख रुपए, या 2 लाख भी नहीं दे के आए, जितना भी सामने वाले पार्टी ने बोला अर्नेस्ट मनी उतना उन्होंने दे दिया। अर्नेस्ट मनी क्यों बोलते हैं? सामने वाले की अर्निंग हो गई, सामने वाले को पैसा मिल गया। अब इसके लिए बनता है स्टूडेंट एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले क्या बनाया जाता है? एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है कि हाँ जो ओनर है वो प्रॉपर्टी बेचेगा, जो ओनर है वो प्रॉपर्टी बेचेगा। उसमें एग्रीमेंट हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी मैं 50 लाख की बेचूंगा, ये प्रॉपर्टी मैं 50 लाख रुपए में बेचूंगा। अब हो सकता है कि शायद आपके फादर कुछ टाइम के बाद, जो भी उसने टाइम बोला उतने टाइम में उसकी पेमेंट करें या ना करें, वो सारी बातें छोड़ो, हम यहाँ पे बात कर रहे थे जर्नल प्रिंसिपल्स की। तो जो वो एग्रीमेंट टू सेल बनेगा उसके अंदर जर्नल प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के उसके अंदर क्या होंगे? जर्नल प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। पर जो लॉ अप्लाई होगा वो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई किया जाएगा। इसीलिए कई बार लोगों का ये सोचना होता है कि यार हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं 1872 का, और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 10 साल बाद बना दिया गया। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सारे वो प्रोविजन होते इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो बनाने की क्या जरूरत पड़ती? फिर तो बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। इसका मतलब कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके अंदर प्रोविजंस नहीं थे, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बनाना पड़ा। तो आज की डेट में अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा। बिग नो, ध्यान से, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। अगर आप इसके पार्ट 2 की बात करोगे, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, तो अगर आप इसके पार्ट 2 की बात करोगे तो पार्ट 2 में किसके प्रोविजन लिखे हैं? पार्ट 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो पार्ट 2 में सेक्शन की अगर बात करें तो ये पहले जो पार्ट था ये सेक्शन 1 से 75 था। इसको हम बोल सकते हैं जर्नल, इसको हम बोल सकते हैं जर्नल प्रोविजंस। तो यहाँ पे क्या थे? जर्नल प्रोविजंस थे। यहाँ पे क्या थे स्टूडेंट? जर्नल प्रोविजंस दिए हुए थे। पार्ट 2 की बात करें तो सेक्शन 76 से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, और सेक्शन 76 से लेके कहाँ तक हम लोग जाने वाले? 123 तक जाने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि आज की डेट में जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जो आज की डेट में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, मतलब कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ बन चुका है। किससे रिलेटेड लॉ बन चुका है? मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ बन चुका है। तो आप आज की डेट में अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, मान लो आपने कार परचेज की, तो अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कई लोग कहते हैं उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग रहा, कॉन्ट्रैक्ट के जर्नल प्रिंसिपल्स लग रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगने का मतलब पूरा एक्ट लगना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगने का मतलब पूरा एक्ट लगना। आ रही है ना बात समझ में? तो ये गलत फहमी है लोगों को। अगर आप कोई कार परचेज कर रहे हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगता, उसके ओनली जर्नल प्रिंसिपल्स लगते हैं। और मेन लॉ कौन सा लगता है उसके ऊपर? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आपका केस फाइल होगा, मुझे कोई केस दिखा दो जिस केस के अंदर आपने केस फाइल किया हो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आपने लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमने केस फाइल किया। मैं आपको दिखा दूंगा लीगल पेपर, आप देखोगे तो उसके अंदर यही लिखा होगा कि उसमें सोगा 1930 के प्रोविजंस लगाए गए और कौन से सेक्शन को कॉन्ट्रावीन किया गया है जिसकी वजह से आपने केस फाइल किया है। ठीक है जी, तो रियलिटी वहां पे नजर आती है। तो ये चीज तो हट गई है, ये चीज क्या हो गई है? हट गई है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रहा ही नहीं, इसके लिए अलग से लॉ बना दिया गया। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो पार्टनरशिप, सर आपने बीच में छोड़ दिया, नालायक, मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने जानबूझ के स्किप किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पार्ट 4 के अंदर जो सेक्शन है 239, कौन सा सेक्शन है? 239 से लेके 266, लास्ट सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो पार्टनरशिप को भी यहां से निकाल दिया। इसका मतलब कि अगर आज दो लोग मिलके आपस में पार्टनरशिप करते हैं और उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो आप देख लेना, जो वो डिस्प्यूट होगा, जो वो सूट फाइल होगा, उसमें लिखा हुआ होगा
उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ कि हमने जो केस फाइल किया है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। पता नहीं कितने लोगों को ये वहम है और कितने लोग ऐसा बोल देते हैं कि हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लगता है, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स की बात करो, टोपा की बात करो, पार्टनरशिप की बात करो। माय आंसर इज बिग नो, बिग नो। और मैं इतना बड़ा बिग नो कैसे कह रहा हूं भाई? आप सीधे देखो ना, जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, क्या जब पार्टनरशिप के अंदर डिस्प्यूट हुआ, क्या जब उसके अंदर आपने एप्लीकेशन लगाई, तो क्या आपने उस एप्लीकेशन में यही बताया कि पार्टनरशिप का कौन सा सेक्शन वायलेट किया गया है? यस, आपने कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जिक्र नहीं किया। तो सर कहानी सर हमें समझ में आ गई है कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट है ओनली उसके जो प्रोविजन है वो डीड बनाने के लिए, जो वो डीड बनती है, आपस में एग्रीमेंट बनता है, केवल उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे बिजनेस के अंदर एक होलसेलर को डीलर को कोई माल सप्लाई करना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके लिए क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। तो ओनली जनरल प्रिंसिपल्स वहां पे पिक्चर में आते हैं। बट देयर आर सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस आप कह सकते हो कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लग रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात करूं तो इंडेमनिटी और गारंटी, तो ये टॉपिक जब आएगा तो बात करूंगा। अभी के लिए आप लिख सकते हो सेक्शन 124 से सेक्शन 147 इंडेमनिटी और गारंटी की बात करता है। बेलमेंट और प्लेज ये बात करते हैं आपके 148, 181। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, हाँ जी, 182 से स्टार्ट होगा, 238 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 239 स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने आपको किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, मैंने वो भी आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है जी, किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं अगेन सीए के मॉड्यूल पे आ रहा हूं, पे आ जाता हूं। चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ अभी तक जितना बताया समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में लिखो। यस सर, बहुत बढ़िया, एंजल को भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है विशाल, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम लोगों के पास यहाँ पे हिमानी सीए का मॉड्यूल आ गया आपके पास? यस सर। वेरी गुड बेटा, आगे देखो। तो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ था इंडियन वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग रह गया। तो आप हमारे पास क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं आपको बताता हूं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं और मैं आपको बताता हूं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं यहां पे लिख के बताता हूं आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हटा लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे मतलब आप बोल सकते हो कि ये पूरे एक्ट की जान है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कैसे पता लगेगा कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट है? तो हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस, हाँ जी, उस दिन भी मैंने बताया था और मैंने वर्ड क्या बोला था, मैंने बोला था इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि बुक्स के अंदर लिखा हुआ है इनफोर्सेबल बाय लॉ, बट मैंने यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी है, हाँ जी, मैंने यहाँ पे जो वर्डिंग यूज की है, मैंने यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज की है, मैंने यहाँ पे वर्डिंग यूज की है इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ।
तो मैंने यहाँ पे जो वर्डिंग यूज की है वो वर्डिंग यूज की है इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करता है इट इज लीगली इनफोर्सेबल और नॉट। तो कोर्ट यहाँ पे क्या डिसाइड करता है कि इट इज लीगली इनफोर्सेबल और नॉट। अभी बताएंगे वो क्या लीगल ऑब्लिगेशन, वो क्या चीज होती है जिसे वो लीगल बताता है, वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कहानी है, क्योंकि पिक्चर उसके बाद कहानी होती है। अच्छा, एग्रीमेंट जो वर्ड है वो सेक्शन 2E के अंदर बताया गया है, क्योंकि ये भी जानना हमें जरूरी है कि कौन सी चीज कहां पे बताई गई है। तो एग्रीमेंट कहां पे बताया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज E, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट क्या होता है? तो भाई एग्रीमेंट होता है जहां पे प्रॉमिस और कंसिडरेशन होता है। तो एग्रीमेंट क्या है, जहां पे प्रॉमिस है प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस के साथ क्या है, कंसिडरेशन। एक मिनट, तो प्रॉमिस के साथ क्या है, कंसिडरेशन। अब बात आती है प्रॉमिस कहां पे लिखा हुआ है। तो प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज B के अंदर, और कंसिडरेशन को कहां पे डिफाइन किया है, सेक्शन 2 क्लॉज D के अंदर। एक बार ये चीजें चेक कर लेंगे, सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है ना, एक बार इसको चेक भी कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है सर प्रॉमिस क्या है, अगला ही हमारा क्वेश्चन आता है उसके बाद कि सर ये प्रॉमिस क्या है। तो मैं यहां से इसको भी हटा देता हूं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आपके लिए, प्रॉमिस क्या है। तो प्रॉमिस का मतलब क्या है, प्रॉमिस का मतलब है प्रपोजल। प्रॉमिस का मतलब क्या है, प्रपोजल। प्रपोजल को हम लोग ऑफर भी बोलते हैं, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज A में लिखा हुआ है, प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, प्लस एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉमिस क्या है, जहां पे आपने कोई ऑफर दिया है, सामने से क्या किया गया है, एक्सेप्टेंस की गई है। सामने से क्या की गई है, एक्सेप्टेंस की गई है। तो ये जाके हमारा क्या है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ में आता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो एग्रीमेंट क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा। हम एक बार एग्रीमेंट समझ लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रॉमिस और कंसिडरेशन को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझ लेंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक कंप्लीट डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, इसकी पढ़ लेंगे। एक कंप्लीट जो डेफिनेशन है वो हम लोग इसकी पढ़ लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं, एक चीज और यहाँ पे आपको बता देता हूं। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि ये चीजें कैसे याद रहेंगी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2B में क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस। 2B के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस। एग्रीमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, 2E के अंदर। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइन है। बच्चे का ये भी एक क्वेश्चन होता है, सर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइन है, 2H के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइन है, 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा
ये है कि सर ये याद कैसे रहेगा, अभी धीरे धीरे करके मैं ये आपको सेक्शन याद करवा दूंगा। ये सेक्शन कैसे आपको याद होंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। तो स्टूडेंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। ठीक है जी, हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो अभी हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद उसके हम एसेंशियल्स देखेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाता है। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। तो ये आ गया हमारे सामने। सबसे पहले हमें बता रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये डेफिनेशन कहाँ पे बताई गई है। हाँ जी, सेक्शन 2H। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा था, सेक्शन 2H के अंदर आपको ये डेफिनेशन बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। जो भी एग्रीमेंट क्या है, इनफोर्सेबल बाय, हाँ जी, कोर्ट ऑफ लॉ है। जो भी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट वहां पे बताएगा कि ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल है या नहीं। ठीक, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो असेंशियल एलिमेंट्स आ गए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने असेंशियल एलिमेंट्स आ गए, दो असेंशियल एलिमेंट आ गए। पहला क्या आ गया, एग्रीमेंट। पहला क्या आ गया, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट वर्ड कहां पे लिखा हुआ है, हाँ जी, अगर एग्रीमेंट वर्ड की हम बात करें तो एग्रीमेंट कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 2E के अंदर। एग्रीमेंट को कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 2E के अंदर बताया गया है एग्रीमेंट क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है एवरी प्रॉमिस। एग्रीमेंट का हमें मतलब बता रहा है, एग्रीमेंट का क्या मतलब है। तो क्या मीनिंग बता रहा है हमें एग्रीमेंट का मतलब। मैंने आपको एग्रीमेंट का मतलब क्या बोला था, मैंने आपको एग्रीमेंट का मतलब क्या बताया था। देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बताया था कि उसके अंदर एग्रीमेंट आ जाएगा, इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ आ जाएगा। फिर आ गई बात एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट में क्या आ रहा है भाई, प्रॉमिस आ रहा है, ठीक है, प्लस कंसीडरेशन, प्लस कंसीडरेशन। तो ये दो वर्ड आपके सामने आ रहे। तो ये यहाँ पे साफ साफ कह रहा है एवरी प्रॉमिस, जो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। चाहे आपने एक वादा किया किसी से भी, ठीक है जी, या आपने बहुत सारी प्रॉमिस की, ग्रुप ऑफ प्रॉमिस। एवरी सेट का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ प्रॉमिस। तो मतलब कि आप एक से ज्यादा प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक। तो फॉर्मिंग द, और किस, और उसके अंदर क्या है, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। उसके अंदर क्या है, आपस में एक दूसरे को कंसिडरेशन दी जाएगी। उसके अंदर क्या है, आपस में एक दूसरे को क्या दी जाएगी, कंसिडरेशन दी जाएगी। तो जाके हम उसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। तो जाके हम उसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, और उसके बाद एग्रीमेंट के लिए एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर मैं आपको एग्रीमेंट भी दिखाता हूं, और जिसके अंदर मैं आपको इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ भी दिखाता हूं। तो मुझे अगर एग्रीमेंट दिखाना है तो मुझे उसके अंदर आपको क्या दिखाना होगा, प्रॉमिस दिखाना होगा, और मुझे उसके अंदर आपको क्या दिखाना होगा, एक कंसिडरेशन भी मुझे दिखाना होगा। तो सबसे पहले मुझे, आपको नहीं लग रहा कि मुझे किसकी बात करनी होगी, प्रॉमिस की बात करनी होगी। मैं डायरेक्टली एग्रीमेंट नहीं बताऊंगा आपको। मैं सबसे पहले प्रॉमिस बताऊंगा, प्रॉमिस और प्लस कंसिडरेशन मिल जाएंगे, अपने आप एग्रीमेंट आ जाएगा। एग्रीमेंट आ जाएगा इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो प्रॉमिस की बात कर रहा है, और प्रॉमिस कहाँ पे डिफाइन था, मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर प्रॉमिस डिफाइन था। प्रॉमिस का मतलब क्या है, व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent। तो यहाँ पे क्या है, जिस बंदे को आप क्या कर रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो। प्रपोजल का मतलब ऑफर। तो जिसको आप ऑफर दे रहे हो, सीधी सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मैं अपनी कार बेचूंगा। मैंने ए को कहा कि मैं तुझे अपनी क्या करूंगा, कार बेचूंगा। तो जिसको मैं कह रहा हूं वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन है।
अगर मान लो सामने से बी आता है, सामने से क्या आता है, बी आता है, और बी कहता है मैं आपकी कार खरीदूंगा, तो भाई मैंने बी को ऑफर नहीं दिया, बी मुझे ऑफर दे रहा है कि मुझे आपकी कार खरीदनी है। बी क्या कर रहा है, मुझे ऑफर दे रहा है कि मुझे आपकी कार खरीदनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है चीजों को, यहाँ पे आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है चीजों को, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉमिस की, हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉमिस की हम लोग बात कर रहे हैं। एक मैं वर्ड फाइल के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो वर्ड फाइल मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ और उसके अंदर मैं आपको जाके ये चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं वर्ड फाइल के अंदर, ये आ गई हमारे सामने वर्ड फाइल। हिमानी वर्ड फाइल सॉरी पीपीटी आ गई आपके सामने? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या कहानी है। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि भाई हमें ये समझना है प्रॉमिस क्या है, हमें क्या समझना है, प्रॉमिस क्या है। अब प्रॉमिस के अंदर जब मैंने यहाँ पे आपको बोला, एक तो आपके राजेश सर हो गए, ठीक है ना, तो वो जो है वो कौन है, प्रॉमिसर, वो यहाँ पे क्या है, प्रॉमिसर। और जो यहाँ पे सामने वाली पार्टी है ए, जो सामने वाली पार्टी है ए, वो क्या है, प्रॉमिसी, वो क्या है, प्रॉमिसी। एक मिनट, थोड़ा ये फिसल रहा है, मैं दोबारा से वर्ड की फाइल ले लेता हूं, दोबारा से फाइल ले लेता हूं। वेट करो एक मिनट, बस ओपन हो रही है फाइल। पावर पॉइंट में हम लोग चार्ट बनाएंगे बढ़िया सा। तो यहां पे इसको समझेंगे बढ़िया तरीके से, और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। हिमानी आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ चुकी है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं बात कर रहा था प्रॉमिस की, मैं किसकी बात कर रहा था, प्रॉमिस की बात कर रहा था। तो प्रॉमिस के अंदर मैंने आपको बताया जो आपके राजेश सर हैं वो क्या हो गए भाई, प्रॉमिसर, वो क्या हो गए यहाँ पे, प्रॉमिसर। और जो सामने से ए एक पर्सन है, जो सामने से ए एक पर्सन है, वो क्या हो गया भाई, प्रॉमिसी, वो क्या हो गया, प्रॉमिसी। तो यहाँ पे मेरा क्या कहना है, यहाँ पे मेरा क्या कहना है कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं, मैं यहाँ पे अपनी क्या बेच रहा हूं, कार। अब जब मैं यहाँ पे अपनी कार बेच रहा हूं, मैं किसको कार बेच रहा हूं, हाँ जी मैं कार बेच रहा हूं ए को, मैं किसको कार बेच रहा हूं, ए को। तो जब स्टूडेंट मैं ए को कार बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं ए एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको सिग्निफाई कर रहा हूं, और मैं इसकी असेंट चाहता हूं, ठीक है ना, मैं इसकी असेंट चाहता हूं, मैं इसकी एक्सेप्टेंस चाहता हूं। अगर मुझे ये एक्सेप्टेंस दे देगा, अगर मुझे ये क्या कर देगा, एक्सेप्टेंस दे देगा, तो मतलब मैंने क्या किया, ऑफर, मैंने क्या किया, ऑफर, और सामने वाले ने मुझे अपनी क्या दे दी, एक्सेप्टेंस। तो क्या बन जाएगा, हाँ जी वो बन जाएगा जी प्रॉमिस। मतलब कि अब मेरे ऊपर क्या है, एक ऑब्लिगेशन आ गई है कि मुझे अपनी जो कार है, जो मुझे अपनी कार है वो ए को क्या करनी है, बेचनी पड़ेगी, ठीक है जी। पर वो मैं तभी बेचूंगा जब वहां पे क्या आएगा, कंसीडरेशन, जब वहां पे क्या आएगा, कंसीडरेशन, क्योंकि तो जाके ये क्या बनेगा भाई, एग्रीमेंट। और वो चीज क्या होनी चाहिए, इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो जाके वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट, तो जाके वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस पूरे
पूरी चीज को समझने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत ध्यान से आपने इन चीजों को समझना है। तो जब राजेश सर कार की ऑफर दे रहे हैं तो जिस पर्सन को दे रहे हैं वो प्रॉमिसी है। अब सामने से अगर बी आ जाए, सामने से एक पार्टी है, अगर बी आ जाए और बी कहे कि सर ये गाड़ी मैं खरीदूंगा, तो भाई ये बंदा हो गया ऑफर देने वाला, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रॉमिसर, तो ये उस केस में प्रॉमिसर बन जाएगा, ठीक है जी। और आपके सर हो जाएंगे प्रॉमिसी। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जिस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है, जिस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है वो पर्सन क्या होता है, प्रॉमिसी होता है। जिस पर्सन को ऑफर करते हैं वो पर्सन क्या होता है, प्रॉमिसी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है क्लास का। क्वेश्चन ये है कि जो आपके सर हैं और ए है, दोनों के इसमें यहाँ पे किस चीज का ऑफर किया गया है, कार का ऑफर किया गया है कि भैया ए तुम कार खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। तो हमने कहा कि आपके सर हो गए प्रॉमिसर और ए हो गया प्रॉमिसी। ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो आपको बताना है यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितना प्रॉमिसर यहाँ पे कितने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे प्रॉमिसर कितने हैं और प्रॉमिसी कितने हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने प्रॉमिसर हैं और कितने प्रॉमिसी हैं। तो हर बच्चे का जवाब आता है सर दो ही तो हैं, दो ही तो दिखाई दे रहे हैं, एक आप और एक ए। नहीं, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं प्रॉमिसर की पोजीशन में हूं, ठीक है जी। सामने वाली पार्टी किसकी पोजीशन में है, प्रॉमिसी की। पर आगे से ये भी तो मुझे ऑफर देगा, आगे से ए भी तो मुझे ऑफर देगी। मैं आपकी गाड़ी ने कहा भाई 5 लाख रुपए देने, वो कहेगा आगे से मैं आपकी गाड़ी के 4 लाख रुपए दूंगा। तो आपको नहीं लग रहा जब ए बोलेगा कि मैं 4 लाख रुपए दूंगा तो ए किसकी पोजीशन होल्ड कर लेगा, ऑफर देने की, मतलब प्रॉमिसर बन जाएगा और मैं क्या बन जाऊंगा, प्रॉमिसी। तो इसका मतलब जब मैं ऑफर देता हूं तो मैं किस पोजीशन में हूं, प्रॉमिसर की पोजीशन में हूं। और जब सामने वाली मुझे क्या करती है, ऑफर देती है, तो मैं किस पोजीशन में आ जाता हूं, हाँ जी, मैं प्रॉमिसी की पोजीशन में आ जाता हूं। इसका मतलब कि जो आपके सर हैं वो 2 पोजीशन यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। जब वो ऑफर दे रहे हैं तो प्रॉमिसर की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जब सामने वाला पेमेंट के लिए ऑफर दे रहा है तो वो प्रॉमिसी की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। क्या उसी तरीके से ए भी प्रॉमिसर भी होगा और प्रॉमिसी भी होगा, ए प्रॉमिसर होगा। आपके लिए क्वेश्चन है ए प्रॉमिसर कब होगा, सर जब ए क्या करेगा, सामने से ऑफर देगा। और ए प्रॉमिसी कब होगा, जब वो अपनी असेंट देगा, मतलब कि अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो आज के बाद आपको पार्टीज रियल में तो 2 नजर आ रही है, पर अगर मैं इंटेंजिबल वे की बात करूं कि इंटेंजिबल वे में यहाँ पे पोजीशन जो है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की टोटल मिला के वो कितनी है, तो वो 4 पोजीशन, टोटल मिला के वो कितनी पोजीशन है, 4 पोजीशन है, ठीक है जी। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर प्रॉमिसर हो गया 1, ठीक है जी, एक प्रॉमिसर है और साथ में उसे क्या करनी है, एक्सेप्टेंस देनी है, साथ में उसे क्या करनी है, एक्सेप्टेंस देनी है, ठीक है। दूसरी तरफ ये तो आपके सर ने किया, ये आपके सर ने किया, राजेश सर ने किया आपके। तो उन्होंने क्या किया, सर वो प्रॉमिसर की पोजीशन में थे, वो किस पोजीशन के अंदर थे, प्रॉमिसर की पोजीशन में थे। और सामने यहाँ पे लिख लेते हैं, सामने जो यहाँ पे, अच्छा ये एक्सेप्टेंस है, हाँ कहीं बच्चों को ए लगे। और ये जो सामने पार्टी है ए, जो पार्टी क्या है, सामने ए है, वो किसकी पोजीशन होल्ड कर रहा था, प्रॉमिसी की पोजीशन होल्ड कर रहा था, ठीक। उसके बाद दोबारा अगर आप बात करें तो आपके सर किस पोजीशन में आ गए, आपके सर आ गए प्रॉमिसी की पोजीशन में। और ये बंदा किस पोजीशन में आ गया, ये बंदा आ गया प्रॉमिसर की पोजीशन में, ये बंदा आ गया प्रॉमिसर की पोजीशन में। और जब आप प्रॉमिसर की पोजीशन में हो तो एक्सेप्टेंस कौन देगा, ये
एक्सेप्टेंस कौन देगा? ये देगा। और जब ये बंदा क्या है प्रोमिसरी पोजीशन में, तो एक्सेप्टेंस कौन देगा? आप एक्सेप्टेंस दोगे। तो इसका मतलब कि हमारे साथ इतनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और इतनी चीजें इन्वॉल्व होने के बाद वो चीज क्या बन के आती है? प्रॉमिस। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं प्रॉमिस का मतलब क्या है? लोग क्या बोलते हैं प्रॉमिस का मतलब क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो इन जनरल तो सही है, इन जनरल तो सही है, पर भाई ऑफर के अंदर भी क्या है? एक जगह प्रॉमिसर है, दूसरी जगह बंदा क्या है? प्रॉमिसी है। दूसरी जगह बंदा क्या है? प्रॉमिसी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी, क्योंकि दूसरा बंदा यहाँ पे प्रॉमिसी होगा, और जहां ये प्रॉमिसी होगा वहां पे ये क्या होगा? प्रॉमिसर। तो ये यहाँ पे टोटल 4 पोजीशन आ जाती है ऑफर के अंदर। तो ये समझनी बहुत जरूरी है, ये समझनी क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, और मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है वहां पे देखते हैं। एक बार बताओ इतना समझ में आया या नहीं? यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ इतना समझ में आया या नहीं? यस और नो? यस सर, वेरी गुड। आगे देखो प्लीज। हिमानी, आपके सामने वर्ड फाइल आ गई सीए इंस्टीट्यूट की? यस सर। ठीक है, उसके आगे देखो जी क्या कहानी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा? हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस की बात कर रहे थे। एक मिनट, ये तो सीएमए इंस्टीट्यूट की वर्ड फाइल है, मैं सीए इंस्टीट्यूट की वर्ड फाइल निकालता हूं। ये आ गई जी सीए इंस्टीट्यूट की वर्ड फाइल, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग बात कर रहे थे प्रॉमिस की। तो प्रॉमिस के अंदर देखो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। व्हेन पर्सन टू हुम प्रपोजल, तो जिस पर्सन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, जिस पर्सन को हम प्रपोजल दे रहे हैं, जिस पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? प्रपोजल दे रहे हैं, मतलब ऑफर दे रहे हैं। ठीक है जी, जिस पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं, वो क्या है? हाँ जी, उसको हमने क्या बोला? प्रॉमिसी। उसको हमने क्या बोला? प्रॉमिसी। और जो बंदा दे रहा है उसको हमने क्या बोला? प्रॉमिसर। उसको हमने क्या बोला? प्रॉमिसर। तो मैं बार बार यहाँ पे लिख नहीं रहा, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट के अंदर ये बोल रहा है कि भैया जिसको आपने ऑफर दिया है, जिसको आपने ऑफर दिया है उससे आपने क्या करनी है? कंसेंट लेनी है। आपने उससे क्या करनी है? उसी की असेंट आपने लेनी है। प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, अगर प्रपोजल क्या हो जाता है? एक्सेप्टेड हो जाता है, तो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? Thus we can say that is the result of the proposal made by one party to other party, and the other party gives acceptance। और अगर अदर पार्टी क्या कर देती है? एक्सेप्टेंस दे देती है, और साथ में हमें कंसिडरेशन मिल जाए, तो वो क्या बन जाएगा जी? एग्रीमेंट। ये यहाँ पे ऑफर आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या आएगा? ऑफर। तो ऑफर प्लस, यहाँ पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यहाँ पे इसने लिख दिया। आप यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे इसे काट दो, क्योंकि एग्रीमेंट कब बनता है? एग्रीमेंट कब बनता है? लिखा सही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरीके से लिख लो। चलो आप इसी को सही कर लो, आप इसी को सही कर लो, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या होगा? प्रॉमिस होगी। क्योंकि इसके अंदर ना, ये पहले ये चीज पूरा ही काट देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको यहां से कट कर देते हैं। और आप एग्रीमेंट में क्या लिखोगे? आप एग्रीमेंट में क्या लिखोगे भाई? एग्रीमेंट कैसे बनेगा? सर एग्रीमेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? प्रॉमिस चाहिए। एग्रीमेंट बनाने के लिए प्रॉमिस चाहिए, प्लस
कंसिडरेशन। और प्रॉमिस कैसे बन रही है? हाँ जी, प्रपोजल है, उसमें आपका प्रपोजल है प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल का मतलब ही क्या है? ऑफर। और यहाँ पे आगे कहानी आपको बता दी, प्रॉमिसर है, प्रॉमिसी है, बट कहानी यहाँ तक नहीं है भाई। जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी भी बनता है, जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिसर भी बनता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ले रहे थे? हम लोग कार का एग्जाम्पल ले रहे थे। तो कार के लिए यहाँ पे क्या किया गया? ऑफर किया गया। सामने वाली पार्टी ने यहाँ पे क्या कर दी? एक्सेप्टेंस। जैसे ही सामने वाली पार्टी यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर देगी तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? कंसिडरेशन की। तो आगे देखते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन। थोड़ा सा हैंग हो रहा है आज सिस्टम, आगे चलते हैं। कंसिडरेशन कहां पे बता रहा है? कंसिडरेशन की आगे बात करते हैं। कंसिडरेशन 2D के अंदर लिखा हुआ था, क्योंकि कंसिडरेशन का अलग से ना चैप्टर भी है। CMA का मॉड्यूल आपको दिखाता हूं। CMA का मॉड्यूल, उसके अंदर कंसिडरेशन आपका लिखा हुआ है। ये आपके सामने CMA का मॉड्यूल आ गया। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कंसिडरेशन वर्ड ये लिखा हुआ है, ये रहा। कंसिडरेशन वर्ड का क्या मतलब है? तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? तो बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंसिडरेशन, हम लोग इसे डिटेल के अंदर भी लेंगे। इट विल बी टेक 1 आवर डिटेल के अंदर जब बात करेंगे कंसिडरेशन की। अभी अगर मैं बात करूं तो मोटी मोटी 3 बातें होती हैं कंसिडरेशन से रिलेटेड। एक बात क्या होती है सबसे पहले, कि कंसिडरेशन के अंदर कुछ करना। ठीक है जी, मतलब कि कुछ आपने कर दिया। सबसे पहले आप ले लो कि कंसिडरेशन के अंदर पास्ट में आपने कुछ कर दिया, या आपको कुछ करने के लिए मना किया जा रहा है प्रेजेंट में, या तो आपने कुछ कर दिया। जैसे आपने कुछ क्या कर दिया? आप एक दुकान में गए ब्रेड लेने के लिए। भाई आपका मन कर रहा था आज तो ब्रेड पकोड़े खाएंगे, भाई बारिश हो रही है, मजा आएगा। ठीक है जी। तो आप, या आपका मन पिज्जा खाने का कर रहा है, या किसी भी चीज का आपका, केक खाने का मन कर रहा है, पेस्ट्री बर्गर जो भी है भाई आपका मन कर रहा है खाने का। तो आपने क्या किया? आप दुकान में गए और आपने वो सामान खरीद लिया। तो भैया हो गया वो काम, वो काम हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने दुकान वाले को बोला कि मुझे ब्रेड चाहिए, आपने ऑफर किया। ठीक है जी। और सामने वाले ने आपका ऑफर क्या किया? एक्सेप्ट किया। अब वो भी तो आपको ऑफर करेगा, वो कहेगा मैडम या सर इस ब्रेड के कितने पैसे दे दो? 40 रुपए दे दो। इस ब्रेड के आप 40 रुपए दे दो। तो वो भी तो आपको ऑफर कर रहा है, और आप भी सामने से क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो। आप भी उसे 40 रुपए दे रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप मुझे बताओगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया और प्रॉमिस बन गया। साथ में यहाँ पे कंसिडरेशन भी हमने दे दी। कंसिडरेशन हमने क्या दिया? कैश पेमेंट हमने कर दी। दूसरा केस यहाँ पे लेते हैं कंसिडरेशन का, जिसके अंदर आपको प्रेजेंट में कुछ करने से मना किया जाए। अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कि आपको कुछ करने से मना किया जा रहा है। अगर आपको कुछ करने से मना किया जा रहा है, आपको क्या करने से मना किया जा रहा है? सर आज के बाद आप लॉ नहीं पढ़ाओ। आपको मना किया जा रहा है सर आज के बाद आप लॉ नहीं पढ़ाओ। बच्चे कह रहे सर ऐसा क्यों? भाई हो सकता है कि जो बच्चे हमसे लॉ पढ़ रहे हैं वो टॉप कर रहे हैं और वो दूसरों को लॉ पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं? दूसरों को लॉ पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीप में नॉलेज ले रहे हैं। तो बच्चा एक एक चीज यहाँ पे, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक फुल स्टॉप में क्वेश्चन पूछेगा। और जब क्वेश्चन पूछेगा तो सामने वाले को दिक्कत होगी, भाई कैसा बच्चा है, एक एक वर्ड, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप पूछता है हमसे। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि अगर मान लो मुझे किसी काम को करने से मना किया जा रहा है कि सर आप लॉ पढ़ाना बंद करो, हम आपको क्या करेंगे? हम आपको पैसे पे किया करेंगे, हर महीने या हर साल हम आपको इतना पैसा पे किया करेंगे। तो क्या मुझे किसी चीज से रोका जा रहा है? आंसर इज यस। तो अगर मुझे किसी चीज से क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है, तो उसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व होगी? कंसिडरेशन। उसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व होगी? कंसिडरेशन। तो यहाँ पे
यहाँ पे मेरे पास एक ऑफर आया, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, वो बन गया प्रॉमिस। मुझे सामने से मिल गई कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैश में मिली, मुझे काइंड में होगी वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि कम से कम 1 घंटा लगेगा, कंसिडरेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे कंसिडरेशन मिल गई, तो यहाँ पे वो क्या बन गया जी, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या हो गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया। अभी तक हम लोग एग्रीमेंट तक ही फंसे हुए हैं। अभी जो हमारे पास है इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अभी तक हम उसमें आए नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है, प्रॉमिस। उसके बाद किसकी बात करता है, प्रॉमिस की, जो फ्यूचर के लिए की जाती है। उसके बाद बात करता है प्रॉमिस की जो फ्यूचर के लिए की जाती है। तो कोई भी प्रॉमिस हो सकती है जो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। भाई मैं किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि हाँ मैं जो नेक्स्ट ईयर होगा आपके साथ मैं अपनी क्लासेस, लॉ की क्लासेस मैं आपके साथ लूंगा। तो वहां पे मैं फ्यूचर में किसी के साथ क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और उसके अंदर कंसिडरेशन, वो बंदा मुझे कंसिडरेशन पे कर देता है। तो मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, ABCD कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, और वो मेरे साथ क्या करता है, एडवांस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और मुझे कंसिडरेशन पे कर देता है। तो क्या उस केस के अंदर भी मैं बोलूंगा एग्रीमेंट बन गया, आंसर इज यस। इसमें एग्जांपल आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी ले सकते हैं कि जो आपने वो अर्नेस्ट मनी पे किया, जो आपने वो टोकन मनी दिया है 50 लाख की प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए का आपने क्या किया है, टोकन मनी पे किया है। आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में क्या पे किया है, 2 लाख रुपए का जो टोकन मनी दिया है वो अर्नेस्ट मनी होता है सामने वाले के लिए। तो यहाँ पे प्रॉमिस भी हो गया क्योंकि उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो ये प्लॉट आपको बेचेगा, और कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। पर ये काम सब कुछ कब होगा, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में कैसे होगा भाई, जब आप उसे क्या करोगे, बाकी के पैसे दे दोगे। जब तक आप बाकी के पैसे नहीं दोगे तो ये जो एग्रीमेंट है ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। और ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात आ जाती है एग्रीमेंट की, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं एग्रीमेंट हो गया। तो एग्रीमेंट कब हो रहा है, जब कंसिडरेशन आ रही है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन होती है, जो बंदा ऑफर दे रहा है और जो सामने से क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। कैसे, आप ब्रेड लेने गए थे दुकान में, तो आपने उसे पैसे दिए और उसने आपको ब्रेड दी, क्या दोनों की आपस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या नहीं है, यस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है, जब बोथ द पार्टीज एग्री कर रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे को कुछ देंगे। आप दुकान वाले को कैश देते हो, मतलब कि नोट देते हो गांधी वाले, और वो आपको सामने से क्या दे देता है, ब्रेड दे देता है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्रीमेंट। अब हम आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं एग्रीमेंट के बाद। एग्रीमेंट के बाद जो बात होगी वो किस चीज की बात होगी, हाँ जी, इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो मैं कहां से आपको दिखाऊं, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सीए के मॉड्यूल से दिखाता हूं मैं आपको, इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सीए का मॉड्यूल मैंने निकाला है, अभी आपके साथ स्क्रीन में शेयर करता हूं, मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर करता हूं और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। टू एच में क्या लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट। ये लिखा हुआ है इनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गिव अराइज लीगल ऑब्लिगेशन। आगे क्या लिखा हुआ, लीगल ऑब्लिगेशन। एक मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं। सीए का मॉड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये सीए का मॉड्यूल है,
और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि देखो जो एग्रीमेंट होगा जब तक वो एग्रीमेंट क्या है इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होगा, मतलब कि इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे बताया कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब समझते हैं इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ का क्या मतलब। तो मैं मतलब समझा देता हूं, ठीक है, आपको मैं पढ़ के कुछ भी यहाँ पे नहीं बता रहा। तो यहाँ पे देखो मैं जो मतलब बता रहा हूँ इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ का, यहाँ पे मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि वो चीज लीगल होनी चाहिए और वो चीज होनी चाहिए कि वो चीज क्या है पॉसिबल हो, आप उस चीज को परफॉर्म कर सको। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि वो चीज लीगल होनी चाहिए। और एग्रीमेंट के साथ में एक चीज और जोड़ूंगा, एग्रीमेंट के साथ में एक चीज और जोड़ूंगा, और वो क्या बोलूंगा मैं एग्रीमेंट के साथ, कि भैया वो चीज पॉसिबल हो, उसको आप परफॉर्म कर सको, उस चीज को आप क्या कर सको परफॉर्म कर सको। तो यहाँ पे कहता है इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या एग्जांपल देने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कार का एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया ए ने कहा बी को कि मैं तुझे अपनी कार बेचूंगा, बी ने कहा ठीक है भाई मैं तेरी कार खरीदूंगा। तो उसके अंदर सारी चीजें हो गई, ठीक है जी, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन आ गया, एग्रीमेंट हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो चीज है ये इनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकती है नहीं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है, एग्रीमेंट तक हम पहुंच चुके हैं, एग्रीमेंट तक कैसे पहुंच गए, ऑफर भी दे चुके हैं, एक्सेप्टेंस भी हो चुकी है, प्रॉमिस भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया, एग्रीमेंट भी आ गया। उसके आगे की कहानी है, क्या कहानी है कि वो जो कार है, ठीक है जी, वो जो कार है उसके पैसे मिल चुके हैं, वो सब कुछ हो चुका है। उसके आगे की कहानी ये है, दो बातें, उसके आगे की कहानी क्या है, दो बातें, एक वो आपकी गाड़ी है, दूसरा वो चोरी की गाड़ी है। तो एक क्या है कि वो आपकी गाड़ी है, आप जेन्युइन ओनर हो उसके, और दूसरा क्या है वो चोरी की गाड़ी है जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब अगर वो आपकी गाड़ी है, आप जेन्युइन ओनर हो, आप जेन्युइन क्या हो ओनर हो, क्या मुझे बताओ इट इज इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, क्या हमारा कानून हमें हमें यहाँ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कि लीगली हमें ये बोलता है कि हाँ अगर कोई किसी चीज का मालिक है तो वो उस चीज को बेच सकता है, इट इज इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ है, कोई उसे मना नहीं कर सकता। हाँ जी, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, क्या वो उसे बेच सकता है, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, क्या वो उसे बेच सकता है या नहीं, यस और नो। ठीक है, यस सर तरुण, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, लीगल तो है, यस सही बात है, लीगल है वो चीज। अब अगर चोरी की गाड़ी है भाई, अगर चोरी की गाड़ी है और उसने बेच दी, चोरी की गाड़ी उसने बेच दी, तो क्या मुझे बताओ इट इज इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जिस आदमी ने खरीदी है, जिस आदमी ने खरीदी है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्या हम बोल सकते हैं ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी, वो जिसने जो बायर है क्या उसका गुड टाइटल माना जाएगा या नहीं, यस और नो, बायर का गुड टाइटल माना जाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या यहाँ पे बायर का गुड टाइटल माना जाएगा, यस और नो। तरुण कह रहा है यस सर बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। कितने बच्चे कह रहे हैं बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। अगर आप कह रहे हो यस तो यस लिखो, अगर बायर का गुड टाइटल नहीं माना जाएगा तो नो लिखो। क्या बायर का यहाँ पे गुड टाइटल माना जाएगा, गुड़िया कह रही है यस, विशाल कह रहा है यस बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। और बताओ, और बताओ, यहाँ पे विशाल कह रहा है यस बायर का गुड टाइटल माना जाएगा। हिमानी, नैन्सी बेटा आप बता नहीं रहे, एंजल आप भी नहीं बता रहे, आप लोग भी बताओ बायर का गुड टाइटल माना जाएगा या नहीं, बाकी के बच्चे।
बाकी के भी बताओ भाई। तो यहाँ पे मैंने CMA का मॉड्यूल आपके सामने निकाला है, और CMA के मॉड्यूल के अंदर देखो क्या बात है। CMA के मॉड्यूल के अंदर क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास टोटल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, वैलिड नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी आंसर दे रहा हूं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं एक चीज क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक चीज क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा क्या है, वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास के अंदर ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे टोटल 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बताए गए, टोटल यहाँ पे कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बताए गए, और ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास के अंदर ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, वैलिड है। और किसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, सेक्शन 10, सेक्शन 10 मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेक्शन 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है, असेंशियल एलिमेंट्स लिखे हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। क्या यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ, यस, यहाँ पे 2 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद क्या फ्री कंसेंट से हुआ, यस, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बंदूक रखी और आपको बोला भाई अपनी गाड़ी बेच, मतलब कि गन पॉइंट पे आपको बोला जा रहा है भाई अपनी गाड़ी बेच, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लॉफुल कंसीडरेशन, अब ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लॉफुल कंसीडरेशन। मैंने आपको बताया था कंसीडरेशन दोनों तरफ से होती है। द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, एंड समथिंग इन रिटर्न मे बी एक्ट और अब्स्ट्रेंट, मतलब कि कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ठीक है ना। सलमान खान का एक डायलॉग था कि पता नहीं वो कहता है मुझसे मेरे ऊपर एक एहसान करना कि कुछ ना करना, तो कुछ करना और कुछ ना करना, बट इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। दिस विल बी डिस्कस इन द सब्सिक्वेंटली। तो वो तो कहानी अलग है कि लॉफुल कंसिडरेशन को, लॉफुल कंसिडरेशन, तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं पे आके फंसा हुआ है। एक मिनट, उसके बाद पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, मतलब कि दोनों पार्टीज 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, माइनर कोई मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, लॉ ने इन्हें डिस्क्वालीफाइड ना किया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो वो कार है, ठीक है, उसकी लीगलिटी, देयर मस्ट बी लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉलोइंग विच इज नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कहानी लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो वो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कार, तो क्या लीगली वो एक ही थी, क्या लीगली वो एक ही गाड़ी थी, हाँ जी, यस और नो, तो नहीं थी भाई। और लीगल रिलेशन ये बाद में बात करेंगे, लीगल रिलेशन बाद में बात करेंगे। उसके बाद एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो ये भी बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए गए। हमारा जो यहाँ पे मुद्दा आके फंस रहा है वो लॉफुल कंसिडरेशन में आके फंस रहा है और लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में आके फंस रहा है कि भैया जिस आदमी ने वो गाड़ी बेची है वो तो चोरी की गाड़ी है, वो तो चोरी की गाड़ी है, क्या वो ऑब्जेक्ट लीगल है, क्या वो कार लीगल है। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि जो गाड़ी बेची गई भाई वो तो चोरी की गाड़ी बेची गई और सामने वाले ने क्या किया है, चोरी की गाड़ी खरीदी है, सामने वाले ने क्या किया है, चोरी की गाड़ी खरीदी। तो हिमानी हमारे साथ है यहाँ पे, ठीक है जी। हिमानी आप अपना यहाँ पे क्या व्यू देना चाहेंगे, बताएं जी, अब बताओ क्या व्यू देना चाहोगे, बोलो। हिमानी बोल के बताओ बेटा, क्या व्यू आप अपना यहाँ पे देना चाहेंगे। सर मेरा तो ऐसे कोई खास व्यू नहीं है। कुछ भी बोलो आप। यहाँ पे जो सामने वाली पार्टी ने, जो बी ने यहाँ पे जो मतलब मान लो आप ही की, आप मतलब आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक चोरी की गाड़ी थी, ठीक है, अदरवाइज मत लेना प्लीज, और नैन्सी ने वो गाड़ी आपसे खरीद ली है, तो क्या यहाँ पे नैन्सी के पास गुड टाइटल है या नहीं, उसका आंसर यस और नो। और आप इसमें कुछ व्यू
कुछ ना कुछ तो आपका व्यू होगा, कुछ ना कुछ तो आप बोलना चाहेंगे कि सर ऐसा है, तो ये है। गुड टाइटल नहीं है क्योंकि मेरे पास गुड टाइटल नहीं था, तो वेरी फिर अब गुड, मैंने जिसको बेची तो नैन्सी के पास भी गुड टाइटल नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे थोड़ी सी नमक मिर्च डाल देता हूँ। यहाँ पे नमक मिर्च ये है कि भैया जो नैन्सी है उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि ये चोरी की गाड़ी है। अब नैन्सी को पता नहीं है, नैन्सी क्या है, एक इनोसेंट बायर है। तो नैन्सी की साइड से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, नैन्सी की साइड से क्या है, गुड टाइटल है। नैन्सी की साइड से क्या है, गुड टाइटल है। पर यहाँ पे जो ओनर है, जो कार का ओनर है, वो कौन है? कार का ओनर ले लेते हैं तरुण को। तो तरुण यहाँ पे कार का ओनर है। तो देखा जाए तो रियल ओनरशिप किसके पास है? तरुण के पास है। तरुण के पास राइट था कि तरुण उस गाड़ी को बेच सकता था। पर अब किस आदमी ने उस, मतलब किसने उस गाड़ी को बेच दिया? हिमानी ने उस गाड़ी को किसको बेच दिया? नैन्सी को ट्रांसफर कर दिया है और गुड टाइटल नैन्सी के पास आ गया है। तरुण को गुस्सा आ गया, तरुण की आंखें लाल हो गई और तरुण अपनी लाल आंखों को लेके, लाल मुंह को लेके कहां चला गया? कोर्ट के पास चला गया, केस कर दिया। कोर्ट को जाके बोल दिया, कोर्ट को जाके मतलब अपनी एप्लीकेशन में बोली ये बातें। और क्या बातें बोली कोर्ट को जाके? कि सर गाड़ी का ओनर मैं हूं, गाड़ी का मालिक मैं हूं और मेरी गाड़ी हिमानी ने क्या किया है? बेच दी है नैन्सी को। अब देखो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा? कोर्ट यहाँ पे गाड़ी वापस दिलाएगा, कोर्ट यहाँ पे गाड़ी वापस दिलाएगा। अब गुस्से में कौन आ जाएगा? नैन्सी आ जाएगी। क्योंकि कोर्ट यहाँ पे क्या बोलने वाला है? कोर्ट यहाँ पे बोलने वाला है कि जो आपके साथ हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ, वो लॉफुल कंसिडरेशन के साथ नहीं हुआ है। कि सामने वाले ने जो गाड़ी दी है, सामने देखो यहाँ पे अब गाड़ी आ गई कंसिडरेशन में, सामने से कैश आई, एक तरफ से एक आदमी, रेसिप्रोकल, मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे सामने वाली पार्टी ने अपना कार दिया और सामने वाली पार्टी ने कैश पे किया। तो यहाँ पे जो कार दी गई थी वो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं था, हिमानी के पास उसकी ओनरशिप नहीं थी। तो जब आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तरुण केस जीत गया। तरुण किस फैक्ट्स के ऊपर केस जीता है? कि सर जब किसी पर्सन ने लॉफुल कंसिडरेशन दी नहीं सामने से, जब सामने से जो चीज दी गई है वो तो देखा जाए वो उसके पास लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके पास उस चीज की ओनरशिप नहीं है। और जब किसी के पास किसी चीज की ओनरशिप नहीं है तो वो उस चीज को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि भैया तरुण क्या है, केस जीत गया। तरुण तो बड़ा खुश हो गया, पर यहाँ पे गुस्से में अब किसकी आंखें लाल हो गई है? नैन्सी की आंखें लाल हो गई, नैन्सी का फेस लाल हो गया, नैन्सी को बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है जी, और बाल भी हेवल्स की तरह हो सकता है खड़े हो जाए भाई साहब। ठीक है नैन्सी, अदरवाइज मत लेना प्लीज। तो नैन्सी अब कोर्ट में क्या करेगी? दोबारा से केस फाइल करेगी। और इस बार जब नैन्सी केस फाइल करेगी तो आपको बताना है कि जब नैन्सी यहाँ पे केस फाइल करेगी तो नैन्सी कौन से मतलब लॉ के अकॉर्डिंग एक तो केस फाइल करे। तो यहाँ पे जो नैन्सी केस फाइल करेगी वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नैन्सी जो केस फाइल करेगी वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग केस फाइल करेगी। और नैन्सी यहाँ पे अपने डैमेज क्लेम करेगी। नैन्सी यहाँ पे अपना क्या करेगी? डैमेज क्लेम करेगी। अब देखो डैमेज क्या होगा यहाँ पे? सर एक तो जो उसने प्राइस पे किया है वो प्राइस लेगी, ठीक है ना, जो उसने क्या किया है प्राइस यहाँ पे किया था वो प्राइस किससे लेगी? हिमानी से वापस ले लेगी, हिमानी को देना पड़ेगा। उसके अलावा जो अदर डैमेजेस हैं वो भी नैन्सी क्लेम कर सकती है कि उसका मेंटल डिसऑर्डर हुआ, इसकी वजह से उसको रातों को नींद नहीं आई। ठीक है ना, रातों को नींद क्यों नहीं आई? भाई कार खरीद ली थी आपसे, ठीक है, प्यार हो गया था उस गाड़ी से कि भाई ये मेरी गाड़ी आ गई, अब मैं इसमें घूमा करूंगी, ठीक है ना। तो उसको क्या है, मेंटल डिसऑर्डर हो गया उसका, ठीक है, दिमागी हालात खराब हो गए। दूसरा आपने क्या किया, उसके बहुत सारे खर्चे हुए उस गाड़ी को खरीदने के लिए, ठीक है ना। मतलब कोई भी डैमेजेस है उसके, गाड़ी के खर्चे कैसे हुए? आपका घर दूर था, उसका घर दूर था, उसको वहां से आना पड़ता था, एक दिन का मान लो रास्ता था, ठीक है ना। उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, उसका जो टाइम है, तो टाइम फैक्टर जो है उसकी वो कॉस्ट आपसे क्लेम कर सकती है। मतलब कि यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा वकील होगा तो बहुत बढ़िया केस यहाँ पे फाइल हो सकता है और यहाँ पे हिमानी से अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जा सकते हैं। तो ये फाइनली यहाँ पे स्टूडेंट डिसाइड होगा इस तरीके से फाइनली इस केस के अंदर डिसाइड किया जाएगा।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ। तो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ हम लोग बात कर रहे थे, मैंने एक केस आपको बताया, दूसरा केस मैं आपके सामने लेता हूं। दूसरा केस क्या है यहाँ पे कि भाई एक आदमी ने यहाँ पे क्या किया, ऑफर दिया कि यार ये कल्लू को ऑफर दिया। मान लो कल्लू एक आदमी है और दबंग आदमी है, मतलब कि भाईगिरी आदमी है, उसका काम है मर्डर करना, ठीक है, लोगों का। अब मुझे बताओ, मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मर्डर की सुपारी मिल गई, जाके रामू का मर्डर कर देना, ठीक है जी। किसी ने भी बोल दिया जाके रामू का मर्डर कर देना, तेरे को इतने पैसे हम लोग देंगे। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ है? अगर मान लो कल कल्लू मना कर दे, भाई नहीं करता रामू का मर्डर, रामू तो मेरा दोस्त निकला, ठीक है जी। जब वो गया, रामू देखा उसने, तो उसको पता लगा कि ये तो मतलब किसी रिलेटिव में मेरा दोस्त है, ठीक है जी। उसने मर्डर करने से मना कर दिया, आपके पैसे रख लिए, पैसे भी नहीं दे रहा, वैसे ही दबंग आदमी है, ज्यादा कुछ बोलोगे आपका मर्डर हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या यहाँ पे जो वो थर्ड पार्टी है, क्या वो कोर्ट में जा सकती है और कह सकती है कि सर देखो मैंने इसे मर्डर के लिए पैसे दिए थे, अब ये मर्डर नहीं कर रहा? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते कि ये मर्डर नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो यहाँ पे बात क्या आई, यहाँ पे बात आई लीगल की, कि यहाँ पे जो भी हमारे एग्रीमेंट होनी चाहिए वो लीगल एग्रीमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बात आई एग्रीमेंट की कि जो हमारे एग्रीमेंट है वो कैसे होने चाहिए, लीगल। अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो बेटा वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होते। तो हम यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लाइन बोल सकते हैं कि जितने भी एग्रीमेंट होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे वो क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये सीएमए का मॉड्यूल क्या नाम है, हिमानी आपके सामने आ रहा है? सीएमए वाला मॉड्यूल मैंने शेयर किया है, क्या यही आपके सामने आ रहा है? यस और नो? नैन्सी आप बता दो, सीएमए वाला मॉड्यूल आपके साथ आ रहा है? वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्रीमेंट, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव लीगल ऑब्लिगेशन, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अगर वहां पे इलीगल हो जाता है, अगर वो ऑब्लिगेशन इलीगल हो जाती है या वो एग्रीमेंट इलीगल हो जाता है, और एक एग्रीमेंट इलीगल कैसे हो जाता है, एक एग्रीमेंट जो है वो इलीगल कैसे हो जाता है? जब भाई आप मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो, जब आप किसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो, मर्डर का। क्योंकि मर्डर जो है वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखना, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो एग्रीमेंट है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन की बात की है। तो यहाँ पे बोला है सोशल ऑब्लिगेशन होती है और लीगल ऑब्लिगेशन होती है। सोशल ऑब्लिगेशन क्या होती है कि हस्बैंड वाइफ से कह दे, हस्बैंड क्या है, वाइफ से कह दे कि मैं चांद सितारे तेरे लिए तोड़ के लेके आ जाऊंगा, या मैं तेरे लिए ताजमहल बनाऊंगा। तो बस भाई ये सब चीजें क्या है, सोशल, ये सब चीजें क्या है, सोशल एग्रीमेंट है। एक मिनट रुक जाओ। तो ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट, सोशल एग्रीमेंट है। जो ये ऐसी चीजें होती हैं ये क्या है, सोशल एग्रीमेंट। आपके पापा ने कह दिया भाई सीए फाउंडेशन के अंदर ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आ जाओ, ठीक है जी, तो मैं आपको एक कार दिला दूंगा। ज्यादा नहीं, मतलब आप समझ लो कौन सी गाड़ी दिला देंगे, लड़का है तो भाई फॉर्च्यूनर दिला देंगे, और लड़की को कौन सी, चैट बॉक्स में लिखो, चलो आप क्या लिखोगे मैं ही बता देता हूँ। लड़की कह रही सर मुझे दिला दो आप वो ले लो, क्या बोलते भाई, BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो, ठीक है, ऑडी ले लो, तो ये गाड़ी आप ले लोगे। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बार बार खेल रहे हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर गेम खेल रहा है, बेचारा थक गया मुझे लग रहा है। आज स्टार्ट ही जब हुआ था तब से ही थका हुआ लग रहा था मुझे। एक मिनट, आ गया। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि सोशल या डोमेस्टिक आप बोल सकते हैं, ये एग्रीमेंट होते हैं आपस में,
तो अगर आपके फादर ने कहा कि मैं आपको, आप ऑल ओवर इंडिया रैंक लेके आओ, मैं आपको कार दिला दूंगा, और कल आप लेके आ जाते हो, वो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते, क्या आप कोर्ट में चले जाओगे, देखो मेरे पापा ने कहा था, मैं रैंक लेके आ गया, वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है। तो भाई ये सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, और सोशल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट गिव अराइज टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ हो, मतलब कि जो इलीगल एग्रीमेंट हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा, जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें नहीं आती, एक सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं आती, और दूसरा इलीगल एग्रीमेंट्स इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। अब मैं आपको सीए का मॉड्यूल दिखाता हूं जल्दी से। सीए का मॉड्यूल ये रहा, सीए का मॉड्यूल, और इसको शेयर करता हूं आपके साथ। आगे देखते हैं हमारे सीए के मॉड्यूल में क्या दिया हुआ। तो हम लोगों ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अंदर ये डिफरेंस बिटवीन दिया है, ऑलरेडी मैं अपनी क्लास में करा चुका हूं। तो अगर किसी बच्चे को इसका बैकअप चाहिए होगा तो बोल सकता है, मिल जाएगा बैकअप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलरेडी मैं ये करवा चुका हूँ। आज का मेन टॉपिक आ गया एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीजें एसेंशियल पॉइंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसमें आप दो चीजें और ऐड कर लेंगे, सेक्शन 29, आप इसमें दो चीजें और ऐड कर लेंगे, सेक्शन 29 और सेक्शन 56। तो सेक्शन 29 प्लस सेक्शन 56 टोटल मिला के मैं बोलूं तो 3 सेक्शन यहाँ पे मैं बोल देता हूं। सेक्शन 10, सेक्शन 29 और सेक्शन 56, ये तीनों मिलाओगे तो जाके क्या है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जाके वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या कहानी है, मैं यहीं पे लिख के बता देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। तो एक तो क्या हो गया, प्रपोजल हो गया, लिख के क्या बोल के बता रहा हूँ। एक तो क्या हो गया, प्रपोजल हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, प्रॉमिस हो गया। उसके बाद कंसिडरेशन आ गया, उसके बाद एग्रीमेंट आ गया, उसके बाद इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ आ गया, और फिर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। चलो लिख के बताता हूँ यार, ये लिख के ही बताना पड़ेगा। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको लिख के बताते हैं। चलो, तो यहाँ पे नैन्सी आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई है। यस सर। चलो बेटा ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला भाई, सबसे पहले हमने बात की प्रपोजल की। प्रपोजल को क्या बोलते हैं, ऑफर। ऑफर कैसे होता है, नैन्सी बताओ, ऑफर कैसे होता है। ऑफर में आपको क्या चाहिए, ऑफर में आपको क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। यस सर। अगर ऑफर में एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा जी, प्रॉमिस बन जाएगा। और प्रॉमिस में अगर आपको क्या मिल जाएगी, कंसिडरेशन। प्रॉमिस में अगर आपको कंसिडरेशन मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। वो क्या बन जाएगा, आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। असली में ना सिस्टम आज हैंग जैसे चल रहा है, बिल्कुल ऐसे मैं कुछ ले रहा हूँ, ले नहीं पा रहा। एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में क्या होगा भाई, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है। तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पर अब ध्यान से सुनना बात क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है वो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको क्या कर दूं, जोड़ दूं,
इन सबको प्लस कर दूं और साथ में हमने क्या बोला, वो चीज इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ हो गई, तो वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल यहाँ पे बता रखे हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ अब दोबारा से, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ये हमारे पास मॉड्यूल है, तो यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर, और मैंने सेक्शन 29 की भी यहाँ पे बात की है आपसे, और मैंने एक सेक्शन और 56 की भी आपसे बात की है। तो जाके हम कह रहे हैं, तो जाके हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी, तो जाके हम कह रहे हैं कि ये जाके क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इफ दे आर फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, वर्डिंग आ गई देखो, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है जी, विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो वहां पे ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कार लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, गुड टाइटल नहीं था, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो एक्सप्रेसली दो चीजें होती है, एक इम्प्लाइड होता है, एक एक्सप्रेसली होता है। तो वो एक्सप्रेसली क्या है, वॉइड नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इम्प्लाइड क्या है, एक्सप्रेसली क्या है। अभी यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे दो पार्टीज होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये दो पार्टी नेचुरल पर्सन होंगे या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं या एनी अदर पर्सन भी हो सकते हैं। तो आंसर इज ये कोई भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी, और कोई भी एनी अदर पर्सन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है parties must intend to create legal obligation, parties must create legal obligation, legal obligation, हाँ जी, legal obligation का मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बात होती है सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट की। तो जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं उनमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट ड्यूटी, किसी चीज को परफॉर्म करना, किसी चीज को परफॉर्म करना, आपके ऊपर कोई ड्यूटी दे दी या कोई एक्शन है। ऑब्लिगेशन में आप एक्शन भी बोल सकते हैं कि कोई एक्शन है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म। अब अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से बोल दे कि तुझे मैं वर्ल्ड टूर करवाऊंगा, ठीक है, या तेरे लिए मैं ताजमहल बनवाऊंगा, और भाई नहीं बनाता, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वाइफ उस केस के अंदर केस नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। सर समझ में आ गया। बट अगर वही अब काम अगर हम कहें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर आप किसी दुकान में जाते हो और दुकान में जाके आपने ब्रेड ली, तो इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन कि आपने अगर ब्रेड ली है तो भाई उसको वो 40 रुपए भी देने पड़ेंगे। आप ब्रेड लेते हो वहां से निकल लेते हो, आप ब्रेड लेते हो वहां से निकल लेते हो और उसको पैसे नहीं देते, तो भाई दुकान वाला बोल सकता है आपसे, भाई पैसे तो दे दे 40 रुपए। आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गई क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, एक एक्शन किया। एक्शन क्या किया, आपने वो ब्रेड ली, तो आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब अब आपके ऊपर एक ड्यूटी आ गई है कि आपको सामने वाले को पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सर समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोलता है, उसके बाद यहाँ पे बोलता है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टन केसेस। क्या क्या केसेस हैं, अदर फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लाइड इन सर्टन केसेस। एग्जांपल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या कहानी, इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है, आंसर इज यस। क्या कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है, आंसर इज यस। पर क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या कुछ केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होगा तो ही वो आगे इन्फोर्स हो पाएगा, आंसर इज यस। अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एग्रीमेंट ऑफ सेल, एक डीड बनाई जाती है जिसे एग्रीमेंट ऑफ सेल बोलते हैं, और बाद में सेल डीड बनती है। बाद में क्या बनती है, सेल डीड बनाई जाती है जब आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है।
एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब है कि सामने वाली पार्टी एग्री कर गई है, वो आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचेगी, और सेल डीड का मतलब है आपके पास ओनरशिप आ चुकी है। तो कई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या है, अदर फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है जी। ओरल कॉन्ट्रैक्ट के से ही सब कुछ नहीं होता, उसके अंदर रिटर्न भी करना पड़ता है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या मतलब है इसका, देखो एग्जाम्पल क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये क्या मुझे बताओ, मैंने कहा कि भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो आपको बेचूंगा, अगर मैंने कहा कि मैं आपको अपनी स्कॉर्पियो बेचूंगा तो क्या वहां पे मतलब कि बिल्कुल मैंने डेफिनेट किया है कि मैं क्या बेचने वाला हूँ। यस, नॉट वेज नहीं होनी चाहिए, मतलब एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि मैंने बस बोल दिया भाई गाड़ी बेचूंगा। अब भाई गाड़ी बेचेगा, कौन सी बेचेगा ये तो पता ही नहीं है, तुम्हारे पास 4 गाड़ी हैं, तुम्हारे पास 4 गाड़ी हैं, कौन सी बेचेगा ये तो तुम बता ही नहीं रहे। क्या जो मैं बेच रहा हूँ वो उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्या वो वेज होना चाहिए या वो क्या बोलते हो एम्बिगुअस हो कि पता ही नहीं लग रहा भाई क्या बेच रहा है। ठीक है जी, कंफ्यूजिंग है कि ये बेच क्या रहा है, 4 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेच रहा है। और उसके बाद क्या लिखा है अगला, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो मैंने आपको बोला था कि क्या वो चीज परफॉर्म कर सकते हो आप, क्या उस चीज को आप परफॉर्म कर सकते हो। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी इनफोर्सेबल। अगर कोई चीज क्या है, हाँ जी इम्पॉसिबल है, जिसको परफॉर्म करना क्या है इम्पॉसिबल, तो फिर हम उसे एग्रीमेंट नहीं बोलते। तो यहाँ पे सीधी और सिंपल सी बात, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर कोई भी एग्रीमेंट क्या है इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, अगर कोई भी एग्रीमेंट क्या है इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा, वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट रुक जाओ, इसकी पीडीएफ निकाल लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आ रहा है। पीडीएफ देखते हैं, ये रही, ठीक है, पीडीएफ शेयर करता हूँ जी आपके साथ। थके तो नहीं हो ना, जान है अभी पढ़ने की? हाँ सर, बहुत जान है हमें। नहीं है सर। अच्छा नहीं है, बस 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट और कौन बोला नहीं है? हिमानी। अच्छा कोई नहीं बेटा, स्टैमिना बढ़ाओ, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सफर बहुत लंबा है। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टैमिना बढ़ेगा और धीरे धीरे पढ़ने की जो पावर है, आपकी जो बैटरी है वो इतनी चार्ज हो जाएगी कि आप एक दिन में 18 घंटे और वक्त आने में आप एक दिन में 26 घंटे भी पढ़ सकते हैं। आप कहोगे सर 24 होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको 26 कैसे पढ़े जाते हैं, वो वक्त आएगा जिस दिन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ सही काम कर रहा है यार, वर्ड में सही काम नहीं कर रहा था, वर्ड में रो रहा था ये। और हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे यहाँ तक, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो सेक्शन 10 है उसके कुछ और एसेंशियल यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये रहे हमारे पास। तो यहाँ पे सेक्शन जो 10 है हमारे पास, सेक्शन 10, ठीक है जी, लिख क्यों नहीं रहा भाई? चलो कोई नहीं भी लिखेगा तो हम बताना तो है ही आपको, बिल्कुल ध्यान से देखो और समझो चीजों को। ठीक है, लिखने लग गया, देखो जान आ गई इसके अंदर भी। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, हाँ जी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होती है? प्रॉमिस हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट हमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री कंसेंट बहुत बड़ी चीज है कि आप जब कोई चीज बेच रहे हो, आप जब भी कोई चीज बेच रहे हो उसके अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए भाई। उसके अंदर कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कहानी है। सबसे पहले कोवर्जन का एग्जांपल देता हूँ। कोवर्जन का मतलब डरा धमका के कि आपकी खोपड़ी के ऊपर क्या है, बंदूक रख दी भाई और बोला भाई अब प्रॉपर्टी के कागज में साइन कर। आपने बहुत हिंदी मूवी में देखा होगा। तो भाई ये फ्री कंसेंट नहीं है, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब हस्बैंड और वाइफ। तो वाइफ कहती है अगर तू मुझे ये चीज लाके नहीं देगा तो मैं सुसाइड कर लूंगी, छत से कूद जाऊंगी। तो भाई ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इट इज नॉट अ
फ्री कंसेंट, फ्रॉड करके, ठीक है ना, कोई चीज आपकी नहीं है, आपने फ्रॉड किया है, चोरी की है, ठीक है जी, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, आपको बताया था मिस रिप्रेजेंटेशन सोगा के अंदर। और मिस्टेक क्या होती है, बहुत बार होता है मिस्टेक कि दुकान वाले ने आपको बाई मिस्टेक क्या कर दिया, दुकान वाले ने बाई मिस्टेक आपको ज्यादा पैसे दे दिए। तो अगर दुकान वाले ने भाई आपको ज्यादा पैसे दे दिए तो उसके पास क्या है, राइट है कि वो आपसे क्या कर सकता है, हाँ जी, वो आपसे क्या कर सकता है, जो भी उसने ज्यादा पेमेंट की है वो आपसे वापस ले सकता है। बाकी आप यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा फेवरेट पॉइंट आ गया भाई, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब जो भी पार्टी है भाई वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। सेक्शन 11 कहता है, सेक्शन 11 कहता है अगर पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देन आप क्या है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। और कौन से केसेस के अंदर पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती हैं, अगर वो पार्टी क्या है, मेजॉरिटी है, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। अब माइनर की बात करें तो भाई जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं वो माइनर माने जाते हैं। अब आप कहोगे सर मैरिज एक्ट तो कुछ और कहता है, भाई हम यहाँ पे जो माइनर का मीनिंग लेंगे वो जर्नल क्लॉसेस एक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। सर समझ में कुछ भी नहीं आया, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, पूरे लॉ के अंदर जब भी कोई भी चीज पढ़ो, अगर उस टर्म का मतलब उस लॉ के अंदर नहीं बता रखा, अगर उस टर्म का मतलब उस लॉ के अंदर नहीं बता रखा, इसका ये मतलब है कि भाई उस चीज का मीनिंग हम क्या करेंगे, या तो हम कस्टम लेंगे, एज अ डिक्शनरी मीनिंग लेंगे, या हमारे कस्टम में उस चीज का क्या मीनिंग माना जाता है। और साथ ही साथ पैरेलली हम लोग जर्नल क्लॉसेस एक्ट चेक करेंगे। जर्नल क्लॉसेस एक्ट वो है, अगर किसी भी एक्ट में किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं दिया तो हमें जर्नल क्लॉसेस एक्ट से जाके उसका मीनिंग ढूंढना होता है। और जर्नल क्लॉसेस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी बिलो 18 ईयर्स होगा उसे माइनर बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैरिज एक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे मैरिज एक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि अगर हम मैरिज एक्ट की बात करें तो भाई मैरिज एक्ट की कहानी अलग है। मैरिज एक्ट कहता है कि अगर लड़का है, लड़के के लिए क्या एज है, मेरे ख्याल से 21 साल, और लड़की के लिए 18 साल की एज है, एज ऑफ मैच्योरिटी। तो भाई लगता है कि जो लड़के होते हैं जब वो 21 साल से कम के होते हैं तो वो माइनर ही होते हैं। तो ये कौन कहता है, मैरिज एक्ट कहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं लग रहा। उसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए कि भैया जो भी पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं वो आपस में साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कि आप किसी पागल के साथ, लुनेटिक के साथ, इडियट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो लोग साइको हैं उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉट डिस्क्वालिफाइड, वो अकॉर्डिंग टू लॉ डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है, मतलब कि कोई बंदा जेल में है, तो भैया जो जेल में जो कैदी है बंदा, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो लोग एज ऑफ मैच्योरिटी होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे पूरी डिटेल के अंदर। मोहिनी बीवी एंड एक केस है, वो आपको बताएंगे, धर्मोदास घोष करके, मोहिनी बीवी एंड धर्मोदास घोष करके एक केस है, वहां पे आपको बताएंगे इट इज एन एक्सेप्शन। वहां पे कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं, तो कुछ केस लॉ की हम लोग बात करेंगे, वहां पे देखेंगे उसको डिटेल में। कम से कम 2-3 घंटे तो हमें लग जाएंगे। अभी तो मैं आपको ऊपर से ही बता रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। कंसिडरेशन मैं आपको बता चुका हूँ, कंसिडरेशन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो क्यू प्रो क्यू का मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न। उसके बाद आगे चले, लॉफुल कंसिडरेशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है जी। आपका चोरी का पैसा है, आप ब्रेड खरीद लेते हो 40 रुपए की चोरी के पैसे से, तो भाई वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, सीधी सी बात है। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अब ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या होता है भाई, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या होता है, हाँ जी, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अब अगर आप डिफमेशन, किसी की इज्जत खराब करते हो, किसी के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोलते हो, मार्केट पब्लिकली आप किसी के अगेंस्ट क्या है, उल्टा सीधा बोलते हो, उसको बोलते हैं डिफमेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो किसी के अगेंस्ट उल्टा सीधा, जिससे उसकी
रेपुटेशन खराब होती है तो भाई वो बंदा आपके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन सूट फाइल कर सकता है। एग्रीमेंट मस्ट नॉट विच लॉफुली डिक्लेयर आइदर इलीगल और वॉइड। तो ऐसा 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 कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना है जो लॉ ने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। मर्डर इलीगल है भाई, मर्डर करने के एग्रीमेंट नहीं होते अकॉर्डिंग टू लॉ। और वॉइड, अगर आप किसी की रेपुटेशन खराब करते हो, आपने कई बार, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे बस सिंपल आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कई लोग ऐसा करते हैं, पब्लिकली एक दूसरे की रेपुटेशन खराब करते हैं। तो भाई साहब सामने वाला बंदा अगर लॉ जानता है या वो एडवोकेट की हेल्प लेगा तो उसका एडवोकेट क्या है, उसे डिफामेशन सूट फाइल कर देगा, रेमेडी मिलेगी भाई साहब बहुत बड़ी। ठीक है, तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। वॉइडेबल एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। तो वॉइडेबल एग्रीमेंट है भाई, इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं हो सकता। तो लॉ के अंदर वो चीज डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए कि वॉइड है। अगर लॉ के अंदर वो चीज डिक्लेयर है वॉइड है, कहानी खत्म। क्या टाइम हो गया? 53। एक मिनट रुक जाओ। और ये चीजें मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखोगे तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इलीगल क्या होता है, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बता चुका हूँ। फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ जी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर आप आगे चलोगे, डिफरेंस बिटवीन आपने करने, डिफरेंस बिटवीन आपको करने हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए ने क्या किया भाई, फोन किया और कहा मैं 2 लाख रुपए का अपना घर बेचूंगा, और बी ने रिप्लाई करके दिया मैं खरीदूंगा। तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो बोल के किया जाए या लिख के किया जाए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बोल या लिख के किया जाए वो क्या है भाई? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके अंदर क्या है? प्रपोजल भी है, एक्सेप्टेंस भी है। उसके अंदर क्या है? प्रपोजल भी है और एक्सेप्टेंस भी है। इम्प्लाइड क्या है? इम्प्लाइड भाई, अगर डीटीसी की बस में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, तो रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने, तो क्या ये इम्प्लाइड नहीं है भाई? खाने के बाद बिल पे करना पड़ेगा। खाने के बाद क्या पे करना पड़ेगा? बिल पे करना पड़ेगा। टैटिक कॉन्ट्रैक्ट, जो आप एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि भाई साहब, कई बार आपने देखा होगा भाई साहब क्या हुआ, हाँ जी क्या हुआ, पैसे कम निकले, 10,000 रुपए निकाले, 9,500 रुपए निकले। ठीक है, कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो उस केस के अंदर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? यस, वो टैटिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर बैंक आपका पैसा वापस नहीं देता तो आप बोल सकते हो द टैटिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? साइलेंट है। जैसे आपका गूगल पे में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सारा टैटिक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लो आपके पैसे वापस नहीं आते, अगर आपके पैसे वापस नहीं आते तो भाई आप पैसे वापस मांग सकते हो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपको मान लो किसी का लॉस गुड्स मिल गया, मान लो एप्पल का फोन मिल गया आपको, ठीक है ना भाई, नया एप्पल का फोन था, 1 लाख रुपए वाला एप्पल का फोन था, आपको मिल गया। आपने बहुत कोशिश की कि कौन इसका गुड्स का ट्रू ओनर है, वो बंदा आपको नहीं मिला, फोन आपने अपने पास रख लिया, अब 2 ही बातें होंगी, या तो आप उस फोन को यूज करने लग जाओगे या उस फोन को बेच दोगे। अगर आप उस फोन को यूज करते हो और ओनर को पता लग जाता है ये बंदा उसको यूज कर रहा है, और वो आपके पास आ जाता है, कहता है इसका मालिक मैं हूं, और आप अपनी ओनरशिप प्रूव कर देते हो, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या होगा? वो जो मोबाइल फोन है वो वापस करना होगा। ट्रू ओनर को वो मोबाइल फोन क्या करना होगा? वापस करना होगा। दूसरी बात यहाँ पे जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, जिसको क्या है वो मोबाइल मिला है, उस बंदे को वो बंदा अपने एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, उसके बाद यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? आपके पास मिवान, वेट करो बेटा, 1 मिनट स्टूडेंट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करो, आ रहा हूं। 1 मिनट। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे
तो मिवान भी पढ़ने के लिए आ गया था। देखो इतना मतलब होना चाहिए आपके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, आपको आवाज आ रही होगी मेरी, तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जब फाइंडर ऑफ गुड्स। पर आगे बहुत डिटेल के अंदर, आगे हम बहुत डिटेल के अंदर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। और अगर मैं डिटेल में बात करूं तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपको सेक्शन 68 से लेके 72 तक आपको देखने को मिलेगा। तो आगे चल के बात करेंगे और डिटेल के अंदर इसमें। अभी के लिए बस मैंने फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में बताया। ई कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है, जो आप अमेजोन से गुड्स खरीद रहे हो, ये सारे क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जो भी आप अमेजोन से गुड्स खरीदते हो, तो ये जो भी हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, जो ऑनलाइन बच्चे पेन ड्राइव क्लासेस परचेज करते हैं, ये सारे क्या है भाई, ई कॉन्ट्रैक्ट है, इनके ऊपर साइबर लॉ लगता है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे और मैं आपको इन लेक्चर्स का बैकअप भी दूंगा। अगर कोई बच्चा डिटेल में देखना चाहता है तो मैं इनका बैकअप भी दूंगा। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा परफॉर्मेंस का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन अ ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, टेक केयर और खाओ पियो और मजे करो, खाओ पियो मजे करो आप। एक मिनट दे रहा हूँ।